अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। बेटा, उसको डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी। बेटा, प्रोबेबिलिटी में व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी असल में क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिकल evaluation of a chance that a particular event would occur is called probability. बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या है? हमने इसको डिफाइन किया और इसमें हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिकल एवेल्युएशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। असल में बेटा प्रोबेबिलिटी जो है ये हमारे पास अनसर्टेनिटी का नाम है। ठीक है, अनसर्टेनिटी जिसके ऊपर हमें कोई बात के ऊपर यकीन ना हो, किसी की बात के ऊपर यकीन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी है, हमें अनसर्टेनिटी है। ठीक है, जैसे कि बेटा हम किसी के साथ कोई मुआहदा कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अब हमें उसके ऊपर यकीन नहीं है। ठीक है, हमने बात तो कर ली लेकिन 50-50 है। तो अब इसका मतलब हमें उसके ऊपर एतमाद बन भी रहा है, नहीं भी बन रहा, तो इसका मतलब है 50-50 चांस है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि मतलब वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब जिस बात के ऊपर हमें यकीन ना हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। इन अदर वर्ड अनसर्टेनिटी। तो इसके अंदर भी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिकल एवेल्युएशन ऑफ अ चांस। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, ऑफ अ चांस। देखो चांस क्या है? अगर मैं यहां एक और एग्जांपल लूं बेटा, कि हमारे पास जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास सिक्का होता है जिसके ऊपर हमारे पास टेल एंड हेड होता है। तो जब हम उसको टॉस कर रहे होते हैं तो उसमें हमें अनसर्टेनिटी होती है कि हम टॉस कर रहे हैं, आया कि ये टेल आएगी या हेड आएगा। इसका मतलब 50-50 चांस होते हैं दोनों के आने के। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। चांस हो सकता है कि टेल आ जाए, चांस हो सकता है कि हेड आ जाए। तो इसीलिए evaluation of a chance that a particular event would occur is called probability। अब इवेंट क्या है? ठीक है, इसको भी हम डिफाइन करेंगे। इवेंट वो होगा जैसे हमारे पास उस सिक्के के अंदर टोटल कितने हमारे पास सैंपल स्पेस थी, मीन 2, या हेड और टेल 2। अब पर्टिकुलर इवेंट का मतलब क्या है? जब हम टॉस करते हैं सिक्के को तो या तो टेल आता है, इसका मतलब अगर टेल रूनुमा हुआ तो अकर हुआ, तो इसका मतलब वो इवेंट बन गया। क्या बन गया? इवेंट। अगर हेड अकर हुआ, इसका मतलब वो क्या बन गया? पर्टिकुलर इवेंट बन गया। क्लियर है? तो टोटल सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, इसको भी हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वुड अकर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है इसको हम लिखेंगे, बट इससे पहले हम एक डिफाइन करते हैं सैंपल स्पेस, कि ये सैंपल स्पेस क्या है। देखो बेटा, अभी मैंने एक बात की है, जैसे मैंने एक सिक्के की बात की कि उसके अंदर टोटल कितनी आउटकम्स हैं। अब उसके अंदर बेटा टोटल आउटकम्स 2 हैं, एक हेड और एक टेल। अब उस सेट के अंदर दो वैल्यू है, एक हेड और टेल। तो अब इसके हम डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करेंगे द
set S, S means sample space, the set S consisting the set S consisting possible outcomes, set S consisting of possible outcomes of a given experiment, ठीक है। द सेट एस कंसिस्टिंग ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, तो उसको हम सैंपल स्पेस करेंगे। इसको डिनोट करेंगे, कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखनी हो तो इसको हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ एस, ठीक है। उस सेट के अंदर अगर टोटल सैंपल स्पेस देखनी हो तो किससे डिनोट करेंगे? नंबर ऑफ एस, मीन सेट एस के अंदर कितनी आउटकम्स हैं, तो नंबर ऑफ एस से डिनोट करेंगे, ठीक है बेटा। तो असल में सैंपल स्पेस का ये मतलब होता है कि हम कोई भी चीज ले रहे हैं तो हमें उसके अंदर पहले पता होना चाहिए कि उसके अंदर टोटल कितनी आउटकम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो एक सिक्का है तो उसके अंदर टोटल पॉसिबल कितने आउटकम्स हैं? एक टेल है, एक हेड है, तो इसका मतलब इसको सैंपल स्पेस कहेंगे, ठीक है। द सेट एस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल, यूं लिख सकते हैं ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो पॉसिबल ऑल आउटकम्स हैं हम ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट जो हमारा पास क्या है? एक्सपेरिमेंट वो क्वीन है, सिक्का है, उसके अंदर टोटल कितनी है उसको क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद है इवेंट। इवेंट क्या होता है? अब पहले बात कर चुके हैं, इवेंट क्या है कि उस सिक्के को, उस क्वीन को टॉस करो, अब आया कि टेल आता है या हेड आता है। अगर हमारा टेल आ जाता है तो वो जो टेल हो, रूनुमा होगा, आकर होगा, वो हमारा इवेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी डिफाइन सिंपल है, द सबसेट, क्या कहेंगे? द सबसेट of a sample space, an क्या लिखेंगे? an event is a subset of a sample space S is called event, उसको क्या कहेंगे? इवेंट। it is denoted by A से डिनोट कर सकते हैं, E से डिनोट कर सकते हैं, B से डिनोट कर सकते हैं। तो इवेंट को आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। ए से, ए का मतलब अगर हम ए लेट करेंगे तो ए भी इवेंट कहलाएगा, ई लेट करेंगे तो भी इवेंट कहलाएगा, बी अगर लेट करेंगे तो भी इवेंट कहलाएगा। तो ये ए भी सेट है, ई भी सेट कहलाएगा, बी भी सेट कहलाएगा। अगर हमने ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने अकर हुए तो फिर उसके साथ सेट के साथ क्या लगा देंगे? एन, ठीक है। आल्सो हम इस तरह कैसे लिख सकते हैं? आल्सो नंबर ऑफ ए आर नंबर ऑफ बी लिख सकते हैं, आर नंबर ऑफ ई लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने और लगाया कि अगर हम उस इवेंट को ए लेट करेंगे तो उस सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ इवेंट होंगे उसको किससे डिनोट करेंगे? नंबर ऑफ ए। अगर बी लेट करेंगे तो उसमें कितने, उस सेट के अंदर कितने इवेंट हैं? तो नंबर ऑफ बी। अगर ई सेट लेंगे तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इवेंट हैं? तो नंबर ऑफ ई लिख देंगे, क्लियर है बेटा। तो दिस इज कॉल्ड इवेंट
एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। अब ये बात याद रखें कि सैंपल स्पेस जो होता है ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। अब जो इवेंट होगा वो इसी के अंदर से ही आएगा, ये नहीं है कि बाहर से आएगा। ये नहीं कि हमारे पास हमने टॉस किया तो टेल और हेड के अलावा कोई चीज आ जाए, क्योंकि उसके अंदर दो चीजें ही हैं, या टेल आ सकती है या हेड। अब वो जो आएगा, टेल आएगा या हेड, वो सब सेट होगा किसका, सैंपल स्पेस का। तो इसीलिए इवेंट जो होता है वो हमेशा सबसेट होगा किसका, सैंपल स्पेस का। क्लियर है। और सैंपल स्पेस क्या होगा, वो किसी भी एक्सपेरिमेंट की टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहलाती है। क्लियर बेटा, ये चीज आ गई। अब इसके बाद कुछ नोट्स हैं बेटा प्रोबेबिलिटी में जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, अगर कोई चीज अकर हो जाती है तो उसकी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका पहला बेटा नोट यूं लिख सकते हैं, probability of occurrence probability of occurrence of an event E is equal होगा, किसके इक्वल होगा, probability of event। इसको लिख सकते हैं probability of event is equal to number of event over number of sample space। अब देखो probability of event कैसे फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ E का मतलब इवेंट है, तो जब हमने probability of event फाइंड करनी है, मीन probability of occurrence of an event, कि अगर कोई हमारा इवेंट अकर हो गया है, ठीक है, जैसे हमने टॉस किया टेल आ गया, अब टेल हमारा अकर हो गया, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अब मीन उसकी कितने चांस हैं आने के टेल के, तो उसका मतलब क्या हुआ, उस सेट ई के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, एक इवेंट आया ना, तो इसीलिए नंबर ऑफ इवेंट, तो नंबर ऑफ इवेंट ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस उसके अंदर कितनी है, 2, तो वो क्या रखेंगे नीचे। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। बेटे ये फार्मूला आ गया, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो क्या फार्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकर, जब कोई इवेंट अकर ही नहीं होता, प्रोबेबिलिटी of an event not occur, probability of an event not occur, जब कोई इवेंट अकर ही नहीं होता तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट is equal to 1 minus probability of, यूं लिखेंगे। अब बेटा ऊपर डैश लगाने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस, मीन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो अकर नहीं हो रही, तो उसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग। तो ऊपर डैश लगाने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर नहीं हो रही। क्लियर है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट। क्लियर हो गया। तो ये चीज बन गई। अब यहीं से एक और पॉइंट बनता है बेटा, अब यहां से तीसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, तीसरा पॉइंट ये बन जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट अकरिंग, इसको इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट, नॉट अकरिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। तो ये ऊपर जो डैश लगाने का मकसद है, इसका मकसद है कि इवेंट अकर ही नहीं हुआ। जब इवेंट अकर ही नहीं होगा तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकर। ठीक हो गया। अब इसको इधर लेके आया तो ये एक एमसीक्यू बन गया, ये भी बन सकता है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर बेटा। अब फोर्थ इसका पॉइंट क्या होगा
बेटा 4 पॉइंट ये होगा, इफ इवेंट इज नॉट पॉसिबल, इफ इवेंट इज इम्पॉसिबल, अगर इवेंट पॉसिबल ही ना हो तो इसका मतलब उसकी फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इफ इवेंट ई इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अगर इवेंट इम्पॉसिबल है, इफ ई इज इम्पॉसिबल मीन ई का मतलब इवेंट, अगर इवेंट इम्पॉसिबल है मीन अकर ही नहीं हो सकता, तो देन क्या होगा, देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो जीरो होगी, क्या होगी, जीरो। जब इवेंट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है आने की, हमें पता है कि इवेंट आना ही नहीं है, इसका मतलब जब इवेंट अकर ही नहीं होगा तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी फिर नहीं होगी, वो भी फिर क्या होगी, जीरो। अब लास्ट इसका पॉइंट है बेटा, इफ इवेंट ई इज अ सर्टेन, if E is a certain event, if E is a certain event, then probability of event is equal to 1। बेटा यहां देखो, if E is a certain event, certain का मतलब खास इवेंट, तो इसका मतलब खास इवेंट क्या हो सकता है, एक, अगर ई जो है कोई खास इवेंट है तो इसका मतलब वो कोई एक ही होगा ना, खास जो शख्स होता है किसी के लिए वो एक ही हो सकता है। अब दो या दो से ज्यादा कोई खास तो नहीं हो सकते, उनमें से अगर दो तीन खास हैं तो उनमें से भी कोई एक ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा खास होगा। तो इसका मतलब अगर ई जो है वो एक सर्टेन इवेंट है, खास इवेंट है, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो ये एमसीक्यूज हैं बेटा, याद करो। इफ ई इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, देन क्या लिखना है यहां, इफ ई इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, अगर ई इम्पॉसिबल इवेंट है तो देन फिर इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0। अगर इफ ई इज अ सर्टेन इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये एमसीक्यूज के लिए है, याद रखना। ये भी एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज के लिए, ये भी एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। एक और पॉइंट है बेटा जिसको मैंने इधर लिखना भूल गया, और उसको मैं इधर लिख देता हूं, और वो बेटा ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी और लेस आर इक्वल 1, ये याद रखना। प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो 1 से 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हो सकती है, 1 के इक्वल या 1 से छोटी हो सकती है, ये याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको यूं लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये हमेशा इसके दरमियान होगी, ठीक है, 1 के बराबर या 1 से छोटी, या 0 के बराबर फिर या 0 से बड़ी, इनके दरमियान ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रहेगी। क्लियर बेटा, ये पॉइंट याद रखना है। ये फॉर एमसीक्यूज, ये भी एमसीक्यूज, ये जितने भी मैंने नोट लिखे हैं ये कंसेप्ट भी आपने इसको याद करने हैं, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। दूसरा ये एमसीक्यूज के लिए आपको बहुत काम देने वाले हैं, ठीक है। और अभी क्वेश्चंस के ऊपर भी हमने इनका इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। अब बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज 7.5। अब इसके अंदर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट गिवन है। क्या गिवन है, एक्सपेरिमेंट, क्या गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंड करना, फाइंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा किसकी, कहता है फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट, बिलाल टेक्स आउट 1 स्वीट विदाउट लुकिंग। अब बेटा क्या है, इस पूरी स्टेटमेंट का लुबे लुबाब क्या है, इसका मतलब क्या है। कहता है कि एक बॉक्स है, ठीक है, डब्बा, जिसको डब्बा बोलते हैं बॉक्स, उसके अंदर एक स्वीट पड़ा है, और वो स्वीट कौन सा है, फ्रॉम बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड, उस बॉक्स के अंदर जस्ट एक ही स्वीट पड़ा है। कितना, एक स्वीट, ऑरेंज फ्लेवर्ड, कौन सा, ऑरेंज फ्लेवर्ड। बिलाल टेक्स आउट 1 स्वीट विदाउट लुकिंग। बिलाल क्या करता है, उस बॉक्स में हाथ डालता है बगैर देखे, देखता नहीं, हाथ डालता है और वहां से एक स्वीट निकाल लेता है। क्लियर है बेटा।
अब वो स्वीट जब निकालता है उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि उसने हाथ डाला, उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, ठीक है, खाली हाथ निकाल लिया। हो सकता है कि उसने हाथ डाला और जो स्वीट पड़ा था उसके हाथ में आ गया। क्लियर है? तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब उसने कहा विदाउट लुकिंग वो बॉक्स के अंदर हाथ डालता है तो इवेंट हैपनिंग, जो इवेंट अकर होते हैं, रूनुमा होते हैं, वो क्या होते हैं? वो पहला है द स्वीट इज ऑरेंज। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? दो केस है बेटा। पहली पॉसिबिलिटी है कि उसने पहले हाथ डाला और उसके हाथ क्या लग गया? द स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड। एक। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? उसने कहा उसने हाथ डाला, द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड, तो फिर उसके हाथ क्या लगा? लेमन फ्लेवर्ड। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं, द स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड। तो बॉक्स के अंदर बेटा टोटल कितने स्वीट थे? एक। ये याद रखना। यहां देखो, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट, वो बॉक्स के अंदर एक ही स्वीट पड़ा है। कितना? एक स्वीट। इसका मतलब आप क्या लिखो, इसको बेटा मैं रेज कर रहा हूं, अब आप लिखो सैंपल स्पेस का सेट। क्या लिखो? सैंपल स्पेस का सेट। तो फिर हमारा बेटा सैंपल स्पेस क्या आ गई? सैंपल स्पेस का सेट लिखो, उसके अंदर क्या है? ऑरेंज फ्लेवर्ड है। क्या है? ऑरेंज फ्लेवर्ड। बेटा सैंपल स्पेस सेट के अंदर, सैंपल स्पेस सेट के अंदर एक ही स्वीट है और वो कौन सा है? ऑरेंज फ्लेवर। इसका मतलब इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ स्वीट्स हैं? एक। तो इसका मतलब क्या लिखो? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल। तो इस सेट के अंदर एक ही स्वीट है, वो क्या है? वन। क्लियर है बेटा? वन आ गया। अब पहला पॉइंट है कि जो बिलाल है उसने जो पहला उठाया ना, द स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड, उसने जब हाथ बॉक्स में डाला तो उसके हाथ क्या लग गया? ऑरेंज फ्लेवर्ड। तो ठीक है, अब आप लेट कर लो। ठीक है, लेट ए रिप्रेजेंट, ए रिप्रेजेंट इवेंट, ए रिप्रेजेंट इवेंट। ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट को। किस किस इवेंट को? कि स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड, स्वीट इज ऑरेंज, कि वो स्वीट क्या है? ऑरेंज है। तो इसका मतलब ए रिप्रेजेंट इवेंट स्वीट इज ऑरेंज। अब इवेंट का सेट लिखो। पहले पहले क्या लिखने है? सेट। तो ए रिप्रेजेंट इवेंट स्वीट इज ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज है, तो फिर ए सेट किस चीज के ऊपर होगा? ए सेट हो जाएगा बेटा ऑरेंज। क्या हो जाएगा बेटा? ऑरेंज, ऑरेंज फ्लेवर्ड, ऑरेंज फ्लेवर्ड। तो इसका मतलब जो इवेंट अकर हुआ, इवेंट के सेट के अंदर भी एक स्वीट आया, कौन सा? ऑरेंज फ्लेवर्ड। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू वन। इसके अंदर भी एक स्वीट आया, बॉक्स के अंदर भी कौन सा इवेंट था? ऑरेंज। उसके हाथ जो लगा वो भी क्या लगा? ऑरेंज। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल क्या थी? वन। नंबर ऑफ इवेंट भी कितने आ गए? वन। अब क्या फाइंड करो? ऑरेंज फ्लेवर्ड अकर होने की प्रोबेबिलिटी, कि मीन उसने जो उठाया वो इवेंट क्या आकर हुआ? ऑरेंज। तो इसका मतलब उस ऑरेंज फ्लेवर्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि कितने चांस थे उसके आने के। तो अब क्या लिखो? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। बेटा ए का मतलब इवेंट है, ए का मतलब क्या है? इवेंट। हमने इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो क्या फार्मूला था बेटा? यहां देखो, मैंने यहां लिखा था फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स पे। ऊपर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। देखो बेटा, नंबर ऑफ इवेंट भी वन, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी वन, तो आंसर कितना आ गया? वन। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑरेंज फ्लेवर्ड अकर होने की प्रोबेबिलिटी एक ही है। क्यों? डब्बे के अंदर फ्लेवर भी एक था और वो एक ही अकर हो सकता है, कोई दूसरा अकर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड क्या होगी? वन होगी। ठीक है। अब सेकंड केस,
सेकंड केस क्या है कि बिलाल ने जब हाथ डाला तो उसके हाथ क्या लगा, लेमन, क्या लगा, लेमन फ्लेवर्ड। तो अब बेटा क्वेश्चंस को देखो तो उस बॉक्स के अंदर लेमन फ्लेवर तो है ही नहीं, ऐसे ही है ना, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर तो ऑरेंज फ्लेवर पड़ा है, तो लेमन तो उसके अंदर ही नहीं है, तो इसका मतलब तो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो उस वो कैसे उठा सकता है लेमन, इसका मतलब वो इवेंट अकर हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने यहां कहा था, इफ ई इज इम्पॉसिबल इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वो लेमन फ्लेवर्ड उधर है ही नहीं, तो इसका मतलब इवेंट अकर होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास पहले कितनी है, 1। तो सेकंड केस के लिए, सेकंड केस के लिए आप क्या करो, लेट कर लो, लेट बी रिप्रेजेंट फ्लेवर्ड, बी रिप्रेजेंट स्वीट इज लेमन फ्लेवर। बेटा बी रिप्रेजेंट स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड, देखो लेमन फ्लेवर्ड बॉक्स के अंदर ही नहीं है, बॉक्स के अंदर ही नहीं है, तो लिहाजा जो बी सेट होगा उसके अंदर कोई होगा इवेंट, उसके अंदर कोई हमारे पास फ्लेवर होगा, नहीं होगा बेटा, क्योंकि लेमन फ्लेवर बॉक्स में नहीं है, तो इसका मतलब बी सेट में भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो बी सेट हम लिखेंगे, बी सेट हम लिखेंगे कि खाली सेट है, क्यों, क्योंकि बॉक्स के अंदर लेमन फ्लेवर है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम बी सेट में इवेंट लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो अकर हो ही नहीं सकता, इवेंट अकर हो ही नहीं सकता। अगर इवेंट अकर नहीं हो सकता तो फिर बी सेट खाली सेट होगा, और खाली सेट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाई दैट नंबर ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 0। फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांस क्या है, 0 चांस है, मीन वो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। तो इसका फॉर्म, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आ जाएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी वो तो 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी वो 0 होगी, क्योंकि लेमन फ्लेवर बॉक्स के अंदर है ही नहीं, तो वो उठा कैसे सकता है उसको, अगर होता तो उठाता, तो देन प्रोबेबिलिटी हम उसकी चेक करते, लेकिन अब वो उसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है। फिर प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट के लिए क्या होती है, 0 होती है, इसलिए मैंने लिखा था। क्लियर है बेटा। और सर्टेन इवेंट की बात करें तो देखो इस बॉक्स के अंदर एक ही एलिमेंट था, एक ही फ्लेवर था, क्या था, एक ही फ्लेवर, तो इसका मतलब खास फ्लेवर था, खास फ्लेवर। उस खास फ्लेवर की मैंने आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। तो देखो यहां पे भी क्या आई है, 1। तो जब एक ही बॉक्स के अंदर एक ही चीज हो तो उसका मतलब एक ही चीज ने अकर होना है ना, वो खास चीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बेटा ये इसका जो है कंसेप्ट था। ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 7.5 हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से समझना है बेटा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच। पाकिस्तान और इंडिया एक मैच खेलते हैं, ठीक है, और वो मैच खेलते हैं ना तो रिजल्ट कुछ यूं आते हैं, मैच द रिजल्ट इज इवेंट हैपनिंग। तो रिजल्ट किस तरह से हैं, इवेंट कैसे हैपनिंग होते हैं, कैसे रूनुमा होते हैं। पहला पार्ट है पाकिस्तान विन, कहता है कि इवेंट इस तरह आकर होते हैं कि पाकिस्तान विन कर देता है, क्या कर देता है, विन। अच्छा जब पाकिस्तान विन करता है उसके बाद सेकंड उसने पार्ट ये दिया है कि इंडिया डज नॉट लूज। अब दो चीजें, पहले पार्ट में उसने कहा पाकिस्तान विन करता है, पाकिस्तान क्या करता है, विन। तो बेटा यहां देखो पाकिस्तान अगर विन करता है तो आप देखो एक मैच जब खेला जाता है तो उस मैच खेलने के कितने
पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। देखो, या पाकिस्तान विन करता है करेगा या इंडिया विन करेगा, दो हो गए। और तीसरा, या पाकिस्तान भी नहीं विन करेगा इंडिया भी विन नहीं करेगा, तो इसका मतलब फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, ड्रा हो जाएगा, टाई, जिसको हम टाई बोलते हैं। तो मैच टाई हो सकता है। इसका मतलब एक मैच के तीन पॉसिबल आउटकम है, या एक टीम हार जाएगी दूसरी जीत जाएगी, ठीक है, या दोनों नहीं हारेंगी, तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, वो ड्रा कर देंगे। तो एक मैच के पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, तीन हो गए, ठीक है। तो आप इसके फर्स्ट के लिए लिखोगे पाकिस्तान विन के लिए, तो इधर क्या लिखो, पाकिस्तान विन, पाकिस्तान विन। अगर पाकिस्तान विन करता है तो देन, पाकिस्तान अगर विन करता है देन सैंपल स्पेस का सेट क्या होगा बेटा, सैंपल स्पेस का सेट क्या लिखो, सैंपल स्पेस का सेट पहले लिखो बेटा। सैंपल स्पेस के सेट में क्या आएगा, पाकिस्तान विन एक, इंडिया इंडिया लूज, या फिर क्या आएगा, टाई, टाई, या फिर क्या हो जाएगा बेटा, टाई, जिसको हम ड्रा बोलते हैं। तो तीन है। अगर पाकिस्तान विन करेगा तो इंडिया फिर लूज करेगा, इंडिया हार जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या होगा कि मैच टाई हो सकता है, इंडिया भी नहीं हारता पाकिस्तान भी नहीं हारता, और फिर मैच क्या हो जाता है, टाई। तो एक मैच के सेट के अंदर क्या होता है, तीन पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान विन करेगा तो इंडिया फिर हार जाएगा, दूसरा दोनों विन नहीं करेंगे तो इसका मतलब टाई हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस का सेट कितना हो गया, इस सेट के अंदर तीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अभी क्या लिखो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इस सेट के अंदर कितने पॉसिबल आउटकम है, थ्री हैं। या पाकिस्तान विन करेगा इंडिया लूज करेगा, या दोनों नहीं विन करेंगे टाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक मैच की तीन है, क्लियर है। अब क्योंकि हमने फाइंड करना, उसने कहा कि पहला पार्ट में उसने कहा पाकिस्तान विन करता है। अच्छा, अगर पाकिस्तान विन करता है तो पाकिस्तान विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, एक ही प्रोबेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास एक ही चांस है। उसने कहा पाकिस्तान विन करे, इसका मतलब पाकिस्तान ना हारे ना टाई करे ना बराबर करे, इसका मतलब पाकिस्तान के पास एक ही पॉसिबिलिटी है, वो उसको विन करे, क्लियर है। तो बाकी क्वेश्चन को बेटा इधर डिस्कस करते हैं। इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जी बेटा। जी बेटा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का साइड कितना आ गया, थ्री, और इधर लिख लो ए रिप्रेजेंट, लेट ए रिप्रेजेंट इवेंट अकर पाकिस्तान विन, पाकिस्तान विन, पाकिस्तान विन करता है, ए रिप्रेजेंट इवेंट अगर पाकिस्तान विन। अगर पाकिस्तान विन करता है तो पाकिस्तान विन करने के कितने चांस है, एक ही चांस है। तो फिर ए सेट लिखो, पहले क्या लिखो, ए सेट, ए सेट के अंदर क्या आएगा, पाकिस्तान विन, पाकिस्तान विन। तो इसके अंदर एक ही चीज आ गई, पाकिस्तान विन ही करेगा, एक चांस है। इसका मतलब इस सेट के अंदर कितने इवेंट है, एक है, पाकिस्तान विन। तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, वन। पाकिस्तान के पास विन करने का जस्ट एक ही चांस है, ठीक है। अब पाकिस्तान विन करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, क्या फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो पाकिस्तान के विन करने की प्रोबेबिलिटी, नाउ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इवेंट, ए इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल। देखो नंबर ऑफ इवेंट कितना है, वन, पाकिस्तान के पास एक ही चांस है विन करने का, तो वो वन है। नीचे क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है, थ्री।
मीन तीन चांस में से पाकिस्तान के पास जस्ट एक ही चांस है कि पाकिस्तान विन करे, ना लूज करे ना बराबर करे। तो इसका मतलब टोटल 3 चांसेस में से पाकिस्तान के पास जो चांस है वो जस्ट एक ही। क्लियर है बेटा? अच्छा, ये पाकिस्तान के विन करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है इंडिया डज नॉट लूज। वो कहते हैं इंडिया लूज नहीं करता। अच्छा, अब इंडिया के पास कितने चांस हैं? कहते हैं इंडिया लूज नहीं करेगा। अब उसके पास 2 चांस है बेटा। इंडिया लूज नहीं करेगा तो इंडिया या फिर मैच विन कर जाएगा, अगर विन नहीं कर सकता तो फिर वो टाई कर सकता है। उसने जस्ट इधर कंडीशन ये नहीं लगी, उसने कहा इंडिया डज नॉट लूज, इंडिया लूज नहीं करेगा। तो अब इसका मतलब है कि अगर वो लूज नहीं करेगा तो या फिर विन करना पड़ेगा उसको या फिर बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इंडिया के पास 2 चांस हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तुम्हारे पास 3 है, ये तो 3 ही रहेंगी। अब इंडिया डज नॉट लूज, इसके लिए देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है? इंडिया डज नॉट लूज, इंडिया डज नॉट लूज, इंडिया लूज नहीं करेगा। अच्छा, इंडिया लूज नहीं करेगा तो देन इंडिया डज नॉट लूज, अगर लूज नहीं करेगा तो फिर लेट करो, इवेंट क्या होगा? लेट बी रिप्रेजेंट इवेंट अकर इंडिया डज नॉट लूज, इंडिया डज नॉट लूज, कि इंडिया लूज नहीं करेगा। उसने कहा लेट कर लिया बी रिप्रेजेंट इवेंट अकर इंडिया डज नॉट लूज, तो बी जो है वो इवेंट है जो अकर होगा कि इंडिया डज नॉट लूज। अगर इंडिया लूज नहीं करेगा तो फिर बी सेट लिखो, फिर उसके अंदर क्या चीज आएगी? तो बी सेट लिखो पहले। बी जो है वो एक सेट है। अगर इंडिया लूज नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? इंडिया के पास 2 चांस हैं, इंडिया विन कर सकता है एक, अब दूसरा टाई कर सकता है। क्या कर सकता है? टाई। तो इंडिया के पास 2 चांस, कितने चांस हैं? 2। अगर वो लूज नहीं करता, या विन करे या बराबर करे, तो इसका मतलब इस बी सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 2 हैं, विन का और टाई का। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2। कितना आ जाएगा? 2। इंडिया का पास 2 चांस है। अब इंडिया के डज नॉट लूज करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? प्रोबेबिलिटी। नाउ तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल होगा नंबर ऑफ इवेंट बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। नंबर ऑफ इवेंट बी कितना है बेटा? 2, ये देखिए बेटा, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 3। तो इंडिया के पास 3 सैंपल स्पेस में से टोटल 3 में से कितने चांस हैं? 2। पाकिस्तान के पास कितने चांस थे? 1। उसने कहा था पाकिस्तान विन ही करे, एक ही चांस था। लेकिन इंडिया डज नॉट लूज, इसका मतलब इंडिया लूज नहीं करेगा, लेकिन या विन कर जाएगा या बराबर कर जाएगा। तो इसीलिए इंडिया के पास टोटल 3 में से 2 चांस थे। तो इंडिया के डज नॉट लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2/3। और पाकिस्तान के विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3 में से 1 चांस है। बस विन ही करना है, ना हारना है ना बराबर करना है, विन ही करना है, ये कंडीशन थी। और इंडिया के ऊपर ये कंडीशन नहीं थी, उसने कहा इंडिया हारे ना, तो फिर इसका मतलब या विन करे या फिर बराबर कर दे। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास बेटा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। तो एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने डिस्कस किया बेटा, और प्लस इसकी डेफिनेशंस जो थी, प्रोबेबिलिटी क्या है उसको डिस्कस किया, सैंपल स्पेस को डिस्कस किया, इवेंट को, देन इसके कुछ नोट थे। तो बेटा ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझना है, सैंपल स्पेस को, इवेंट को अच्छे से समझना है, उसके नोट को अच्छे से समझना है, देन इस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है।
तो इंशाल्लाह बेटा ये आपको जो है ना अच्छे से समझ आ जाएगी जब आप इसको स्टडी करेंगे, रीड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो बकिया क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।